वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आम बजट 2022 आज पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इसे पेश किया और कई बड़ी बातें यहां पर निकलकर सामने आई हैं। बजट में आपको बता दें कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। किसानों से रिकॉर्ड खरीदी की जाएगी। 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य इस बजट में सामने आया है और अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन आएंगी। ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। रसायन मुक्त खेती करने पर भी आज के इस बजट में जोर दिया गया है। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है और किसानों की डिजिटल सर्विस देने की बात भी सामने आ रही। 5 नदियों को आपस में जोड़ा भी जाएगा। तो इंडिया का बजट आपको हम बता रहे हैं। वहीं आईटीआर में गड़बड़ी की तो 2 साल में उसे सुधारा जा सकता है। ये बातें आपको हम बता दें टैक्स से जुड़ी हुई हैं। 25 साल का बुनियाद पेश करेगा आम बजट। बजट इंडिया का पेश हो चुका है और हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज जैसे बजट को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में काशी यादव जी हैं, जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ में यशवीर जी जुड़ चुके हैं। यशवीर त्यागी जी हमारे साथ में है, प्रोफेसर हैं और देहरादून से हमारे साथ में हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल काशी यादव जी के पास चलेंगे। काशी यादव जी, आप बताइए, आज का जो बजट है वो सामने आ चुका है, लेकिन किस वर्ग को आज के इस बजट से सबसे ज्यादा राहत मिली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है और बजट तो हर साल आता है, लेकिन किसानों का इस बार के बजट में काफी ध्यान रखा गया है और किसी क्षेत्र के लिए उन्होंने ढेर सारी नई योजनाएं घोषित की हैं, जो सरकार की इस मंशा को दर्शाता है कि वह किसी क्षेत्र को कितना महत्व देने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों के लिए स्टोर करने की चीज है या कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप करने की बात है, उन्होंने कहा है कि इस बजट में काफी उस पर फोकस किया है, पैसा देने की बात कही है 3 साल में। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद लगती है कि किसानों की जो आय दुगनी करने के लिए सरकार ने मंशा जाहिर की थी कभी, वो उस पर काम आप करना शुरू किया है। भले ही किसानों की नाराजगी के चलते वो ये उन्होंने काम शुरू किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है बिल्कुल काशी जी, आपको यहाँ पर रोकते हैं, माफी चाहेंगे। इसी बीच नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनाते पहले। Particular hill area of the country, it is going to benefit to northeast, Uttarakhand, Himachal, Kashmir, and where it can be very important for the progress, because not only for goods but also for the tourist also, this can create more employment potential. I am really happy that this budget is very historical and it is to be given new vision to new India, and that is the new vision of our Prime Minister is exactly it is to be directed in this budget. I am giving my lot of thanks to Honorable Finance Minister for giving this excellent budget to the country. Thank you. तो नितिन गडकरी को आपने सुना, जहां पर कई बड़ी बातें उन्होंने कही और साथ ही कहा कि यह बजट ऐतिहासिक था। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया भी अदा किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी शुक्रिया अदा किया है। तो ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ में आज के इस बजट पर चर्चा करने के लिए लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। काशी जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि कृषि क्षेत्र पर सरकार ने काफी फोकस किया है, देर से ही सही, लेकिन कृषि क्षेत्र जो है हमारे स्किल्ड नॉन स्किल्ड लोगों को काफी संख्या में रोजगार देता है और देश की जो हमारी जीडीपी है उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मुझे लगता है कि यदि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और ये रख रखाव, जैसे भंडारण कहते हैं, यदि वो सुविधा उनको मिली किसानों को, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनको इसका काफी फायदा मिलेगा, उनकी आय भी बढ़ेगी, जीवन यानी किसानों के लिए। काशी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत की ये बात है। यशवीर जी, जैसा कि अभी काशी जी को आपने सुना, किसानों को लेकर वो कह रहे हैं कि इस बजट में काफी कुछ सोचा गया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे एक अलग एंगल के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और किसानों की नाराजगी कुछ राज्यों में काफी ज्यादा देखने को मिली थी। तो क्या लगता है कि इस बजट को थोड़ा सा चुनावी बजट बनाने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर चुनावी बजट इसको बनाया जाता तो जैसा कि ये आशा की जा रही थी
कि किसान सम्मान निधि में कुछ वृद्धि की जाएगी, जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है जी। तो उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। किसानों को पहले से भी योजना चल रही है और सरकार ने कहा है कि इन योजनाओं में धन अधिक आवंटित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उनके जो फसल है उसके रखरखाव और संरक्षण के लिए है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसान को एकदम लगता है कि हाँ भाई ये चीज हमारे फायदे की है, वो इस बजट में दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने चुनाव होने के बावजूद लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि बजट जो है वो हितकारी है और किसानों को कहीं ना कहीं अब इससे फायदा होने वाला है। दीर्घ काल में उसका विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एम्फेसिस है, पूंजीगत व्यय पे बहुत जोर डाला गया है, अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए। हाँ, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नए कदम उठाए हैं उन्होंने। जैसे कि हम लोग कहते थे कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार हुआ है, लेकिन उसमें बहुत से लोग हमारे छूट जाते हैं, तो डिजिटल डिवाइड को भी कम करने का प्रयास किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री ई विद्या योजना है जी, तो उसको में 12 चैनल की जगह 200 चैनल रखी जाएंगी, रीजनल लैंग्वेजेस भी होंगी, तो राज्य सरकारें भी उसका फायदा उठा सकती हैं। और इस तरह जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें अगर ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगी, ई कंटेंट बढ़ाया जाएगा, टीचर्स उसमें लिख सकते हैं, तो जो स्किल्ड मैन पावर है खासतौर से कंप्यूटर में, आईटी सेक्टर में, तो उनके लिए के नए अवसर जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल यानी आप कह रहे हैं कि डिजिटली जो है वो काफी मजबूती देश को देने की यहाँ पर प्रयास किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा डिजिटल माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं जो अब होने लगी हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी बढ़ गया। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। राजेश जी आप बताइए, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तराखंड की जनता भी बजट का इंतजार कर रही थी कि आखिर क्या कुछ खास इस बार उत्तराखंड की जनता को मिलने वाला है, तो वहां की जनता में क्या बजट को लेकर संतुष्टि देखने को मिली है? देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एक राज्य का बजट नहीं है, ये पूरे देश भर का बजट है और देश भर के तमाम जो लोग हैं, जनता है, वो इस बजट को बहुत ध्यान से देख रही है। और ये पर्वतीय इलाका है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के खास तौर से बात करी जाए या जो रोजगार है उसको लेकर के बात की जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये गरिमा देखी जाती है कि पलायन जो है वो प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, उसको किस तरीके से आगे विकास किया जाएगा, किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा। एक हमारे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं कि एक रोजगार को लेकर के खास तौर से, क्योंकि व्यापार जो है अभी कोरोना काल में भी देखा जाए तो मंदी का दौर रहा, उससे पहले जीएसटी की मार रही, नोटबंदी की बात रही, किस तरीके से देखते हैं कि क्या अब की बार जो बजट पेश किया गया है उससे कितनी बड़ी राहत जो है इन छोटे राज्यों, जो पर्वतीय राज्य हैं, उसमें हमारे हिमाचल भी है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो इस समय इन राज्यों को कितना बड़ा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है? जो आज जो बजट पेश किया गया है उसमें मुझे इस तरीके से कोई नहीं लगता है किसी प्रकार की राहत मिलेगी, क्योंकि अगर सरकार अगर मान लीजिए रोजगार देना चाहती है तो रोजगार के बारे में बताए ना, किस तरीके से रोजगार देगी, किस तरह की इंडस्ट्री खोलेगी, किस तरीके से छोटे लोगों को लोन देगी, ये तो उन्होंने क्लियर करा नहीं किस हिसाब से लोन देगी। सिर्फ सरकार ने बोल दिया कि हम महंगाई कम करेंगे, हम ये करेंगे। मैं एक जूता व्यापारी हूँ, हमने 1 महीने से हम जीएसटी के लिए केंद्र सरकार को क्या जीएसटी ऑफिस में कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं कि इन्होंने जनवरी से जो है कपड़ा और जूते पे 12.5% जीएसटी लगा दिया गया था, जिसमें से उन्होंने कपड़े वाले को तो जीएसटी कम कर दिया, लेकिन जूते वालों के साथ इन्होंने सौतेला व्यापार किया जो उन्होंने जीएसटी कम नहीं किया। लेकिन अगर जीएसटी कम कर देते तो हम दुकानदारों को रियायत होती, क्योंकि देखो जो भी चीज़ हम बाजार लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, आगरा से लाएंगे, कानपुर से लाएंगे, उस पर हमें जो है जीएसटी ज़्यादा देना पड़ेगा, किराया हमारा ज़्यादा लगेगा। और जो चीज़ अगर 500 रुपये की चीज़ है वो 600 रुपये की हमें यहाँ पे देहरादून में आके पड़ेगी, तो हम उसे 700 रुपये बेचेंगे। 700 रुपये बेचने में, और जो चीज़ हम पहले 5% जीएसटी में 500 वाली 525 की पड़ती थी, हम उसे खर्चा लगा के 600 रुपये बेच देते थे। अब हम उसे 700 रुपये से कम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार को डीजल और पेट्रोल में दाम कम करने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में डीजल 100 रुपये लीटर, पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर। जितना भी जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा,
तो हर दुकानदार का माल लाने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो माल लाना खर्चा बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है, और जब महंगाई बढ़ जाएगी तो एक जो आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने जीएसटी में, सरकार ने बजट में इस प्रकार की कोई योजना नहीं दिखाई है जो उन्हें दिखाने चाहिए कि जो गरीब आदमी को फायदा हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पर्वतीय क्षेत्र, ये छोटे छोटे ऐसे राज्य हैं जिन पे जमीनी तौर पे जो बजट का कितना इफेक्ट पड़ेगा वो देखना होगा। लेकिन कहीं व्यापारी जो है वो इससे नाखुश भी हैं, क्योंकि कईयों को लगता है कि जीएसटी में कोई राहत नहीं मिली और नोटबंदी और कोरोना ने एक ऐसी मार मारी है इस प्रदेश के लिए कि जो संभलना है, जो छोटे व्यापारियों को, जो छोटे व्यापार जो करने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं इस बार का बजट। देखिए, जहाँ तक बजट की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो समस्याएं हैं, आज तक 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, सड़कें गांव तक नहीं पहुंची हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें 75 साल पहले जो ट्रेन बिछी थी, जो लाइनें बिछी थी उत्तराखंड में, आज तक एक इंच लाइन नहीं बिछाई गई। या देहरादून से अगर हरिद्वार की बात करें तो सिंगल लाइन है अंग्रेजों के टाइम की, आज तक डबल लाइन नहीं हुई है। लेकिन इस सरकार ने इतना तो किया है कि कर्ण प्रयाग में रेलवे स्टेशन बन रहा है और दूसरी चीज़ें बन रही है। तो ये बजट में जो भी करें, लेकिन उत्तराखंड में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गांव-गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए, ट्रेन पहाड़ पर पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए जो काम किया जा रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ में जो गरीब आदमी को, एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो वो गरीब आदमी उससे राहत महसूस कर रहा है, और उस राहत को देने के लिए गरीब आदमी धन्यवाद भी करता है सरकार का। आप पहाड़ की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? इस बार बजट पेश हुआ है, क्या लगता है कि राहत मिलेगी पहाड़ के लोगों को? देखिए, ऐसा है ना, हम तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार को ये जो है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जैसे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में काफ़ी आदमी मेहनत करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बजट बनाना चाहिए। मेन चीज़ तो ये है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे पहाड़ों में है, पहाड़ों में जैसे मतलब ये पलायन का है, पलायन का जो मेन मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हम शहर में आ रहे हैं, हर चीज़ शहर में आ रहे हैं। तो इससे वजह से भी क्या हो रहा है, शहर की वातावरण, कोरोना, ये चीज़ें, ये महामारी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे पहाड़ में शुद्ध वातावरण है, हर चीज़ है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें पहाड़ के अंदर ही, हमारे गाँव में ही हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, वहाँ पर मतलब ऐसे विकास किया जाए ताकि हम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े शहर। इस बार का बजट चुनावी समझते हैं या फिर कुछ लग रहा है कि दम है इस बजट में? देखिए, ऐसा है, अब ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि चुनावी बजट को नहीं देखते हुए और उस चीज़ को नहीं देखते हुए आम आदमी को, राजेश जी, राजेश जी, आम जनता का जो हाल है वो मिला जुला प्रतिक्रिया, मिली जुली यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं कभी कहती है कि चुनावी बजट है, और कुछ लोगों को संतुष्टि भी नजर आ रही है। और आम बजट पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।